नमस्कार, मैं अलका चौहान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से एमए फाइनल 5th पेपर राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स। हमने पिछले फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के विषय में अध्ययन किया था। आज हम यूनिट 2 का जो टॉपिक है वो अध्ययन करेंगे, व्यवहारवाद, जिसको इंग्लिश में बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। आज हम इसका अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है और व्यवहारवाद किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद का अर्थ। 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। यह क्रांति से अभिप्राय परिवर्तन आया विषय में और कुछ नए विकास हुए, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया था। और इसी क्रांति को, परिवर्तन को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। यह व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसको राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर भी कहा जा सकता है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया था। यद्यपि इसकी से पूर्व भी अगर हम देखें तो ग्राहम वालस जैसे विचारकों ने और ब्रैडले जैसे विचारकों ने भी इसके ऊपर बल दिया था और इस उपागम को विकसित किया था। उनकी रचनाओं में भी हम इस उपागम को देख सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के आधार पर अध्ययन और अनुसंधान हो, और व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक रूप के आधार पर अध्ययन करें। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों के नितांत विरुद्ध है, और जो पूर्व में विषय में परंपरागत दृष्टिकोण चला आ रहा था उसको ये अपर्याप्त मानता है और राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहता। इसलिए व्यवहारवाद के अंतर्गत जिस चीज़ को अत्यधिक बल दिया गया है वह है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसके राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ पर आधारित अनुसंधान होने चाहिए, और यह अध्ययन हमारे विषय को और अधिक वैज्ञानिक बना सकता है। इस व्यवहारवाद के मुख्य प्रणेता डेविड ईस्टन को कहा जाता है। आपने पूर्व में पिछली कक्षाओं में भी इसका नाम सुना होगा कि ये एक प्रमुख आधुनिक राजनीतिक विचारक हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम को प्रतिपादित किया। डेविड ईस्टन ने इस संबंध में लिखा है व्यवहारवाद के संदर्भ में, जो ये पूरा आपको कथन हम इनका ईस्टन का बता सकते हैं। और वो लिखते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक मानव पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण होना चाहिए, मापन होना चाहिए, सत्यापन किया जाना संभव होना चाहिए। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहते थे। डेविड ईस्टन की यदि हम इस कथन को एक्सप्लेन करें तो वो ये चाहते हैं कि व्यवहारवाद के द्वारा
हम जिस चीज़ का अध्ययन करें वो है राजनीतिक क्षेत्र में मानव कैसा व्यवहार कर रहा है, वो क्या क्रियाकलाप कर रहा है। जो भी अध्ययन किया जाए विषय में, उसका मेन केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार होना चाहिए, जिसके व्यवहार के अध्ययन को, क्योंकि हमारा विषय राजनीति से संबंधित है, तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का जब हम अध्ययन करें तो वो ईस्टर्न बताते हैं कि पर्यवेक्षण करें, जिसको अवलोकन भी कहा जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन करें, मापन करें, यानी उसको जो हमने अवलोकन किया है, पर्यवेक्षण किया, उसको हम सही सिद्ध करें, सत्यापित करें, और वो मापन मेजरमेंट के द्वारा किया जाए। और ये मेजरमेंट सत्यापन किस तरह से होगा? वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को करने के लिए दोनों चीज़ों को महत्ता दी। संरचनाओं का भी हम अध्ययन करें, जो औपचारिक हमारी संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो भी हम पढ़ें, और साथ ही उन संस्थाओं में हो रहे व्यवहार, क्रियाकलाप, प्रक्रियाएं, जो फंक्शंस हैं, उनको भी हम अध्ययन करें। और साथ ही वो इस चीज़ पर भी जोर दे रहे हैं कि उसकी हम वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करें, यानी उसका जो भी अध्ययन, संरचनाओं, प्रक्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करने वाला होना चाहिए, कल्पनाओं या दर्शन पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये ईस्टर्न, जो कि इसके मुख्य प्रतिपादक थे, उनका हमने कथन, विचार देखे व्यवहारवाद के संदर्भ में, जो विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करना चाहते हैं, विषय को यथार्थवादिता और व्यवहारिकता प्रदान करना चाहते थे। साथ ही हम एक और विचारक ईस्टर्न के साथ साथ जिन्होंने कि व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर दिया, वो थे सिबली। सिबली ने इस चीज़ पर जोर दिया कि व्यवहारवाद का मुख्य प्रयोजन, यानी कि उद्देश्य क्या है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन करना। सिबली का ये मानना था कि अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिक व्यवहारवाद के संदर्भ में परीक्षण योग्य वैज्ञानिक सिद्धांत और उनकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों पर जोर देते हैं, ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही हमारा विषय भी क्या बन जाए? एक विज्ञान की भांति बन जाए। इस संदर्भ में उनका ये मानना था कि अवधारणाएं हों, पद्धतियां हों, सिद्धांत हो, ये सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाए जा सकते हैं। इसलिए उनका मुख्य प्रयोजन यही था कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन होना चाहिए, यानी व्यक्ति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह का व्यवहार करता है, इसका संपूर्ण समग्र अध्ययन किया जाए, तभी हम जो भी राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। एक और विचारक ट्रूमैन ने भी इसके अर्थ को स्पष्ट किया है और परिभाषित किया है। ट्रूमैन लिखते हैं कि व्यवहारवाद से अभिप्राय है, एक तो अनुसंधान व्यवस्थित होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए, उस पर यह आधारित होना चाहिए। ट्रूमैन ने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान, यानी कि रिसर्च होती हैं, विशद अध्ययन और व्याख्याएं की जाती हैं, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर हम विषय को विज्ञान बनाने जा रहे हैं, इसको हमें वैज्ञानिकता देनी है, तो वो विज्ञान हमेशा व्यवस्थित ज्ञान होता है। इसलिए अनुसंधान जो राजनीतिक क्षेत्र में हो वो व्यवस्थित हो, ताकि विषय को वैज्ञानिकता प्रदान की जा सके। साथ ही उन्होंने आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर जोर दिया। आनुभविक प्रणालियाँ विषय
को वैज्ञानिकता प्रदान करने में सहायक होती है, क्योंकि अनुभव पर आधारित ज्ञान ही सिद्ध किया जा सकता है, वो प्रमाणित होता है। और हमारे विषय में जब तक हम अनुभविक प्रणालियों को नहीं अपनाएंगे उस ज्ञान को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों पर जोर देते हुए व्यवहारवादी उपागम पर जोर दिया। एक और जो विचारक विषय में हुए आधुनिक विचारकों में जिन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन को महत्ता दी वो थे रॉबर्ट और डहाल। रॉबर्ट और डहाल ने विभिन्न आधारों पर व्यवहारवाद के अर्थ को स्पष्ट किया है और उन्होंने इस संबंध में विवेचना की है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन हुआ जिसने कि हमारे विषय की पद्धतियों को, इसके अध्ययन के तरीके को बदल दिया। इसलिए उन्होंने ये कहा, स्पष्ट किया कि जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जो खासकर अमेरिका के थे, वो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक, वर्णनात्मक, जो भी उपागम चले आ रहे थे परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, उसको उन्होंने असंतुष्ट होकर उसका विरोध किया और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही रॉबर्ट डहाल ये भी मानते हैं कि कुछ नवीन अध्ययन पद्धतियों और उपागमों का विकास किया जा सकता है और उसकी सहायता से राजनीतिक विज्ञान में आनुभविक कुछ प्रस्थापनाओं को व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में विकसित किया जा सकता है। रॉबर्ट डहाल का मानना था कि हम ऐसा अध्ययन करें जिसके द्वारा एक कोई सिद्धांत जैसे विशुद्ध विज्ञानों में दिए जा सकते हैं, निष्कर्ष रूप में दिए जाते हैं, उसी तरह से हमारे विषय में भी कुछ निश्चित सिद्धांत दिए जा सकते हों। उन्होंने व्यवहारवाद को एक आंदोलन माना और ये माना कि इसका उद्देश्य है राजनीतिक अध्ययन को अन्य समाज विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों से जोड़कर भी अध्ययन किया जाए, ताकि हमारे विषय को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण मिल सके, गैर राजनीतिक तत्वों को भी जोड़कर हम अध्ययन कर सकें और हमारे विषय को और अधिक विशद रूप में स्पष्ट किया जा सके, इसकी विवेचना और व्याख्या की जा सके। रॉबर्ट डहाल ने ही इस चीज़ पर भी बल दिया और इस तरह से इसके अर्थ को स्पष्ट किया कि इसके द्वारा अनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान होती है। डहाल का मानना था कि जब हम व्यवहारवाद के आधार पर अध्ययन करेंगे तो हमारे विषय के जो भी तथ्य हैं वो साइंटिफिक आधार पर सिद्ध हो सकेंगे और स्पष्ट किए जा सकेंगे। इनका ये भी मानना था कि प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो और जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता हो। जैसे मैंने बताया, पर्यवेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन से है, अवलोकन से है। तो डहाल का ये मानना था कि हम इस तरह के अध्ययन करें जो कि पर्यवेक्षण पर आधारित हो, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो और अवलोकन करते हुए हम उन तथ्यों को ज़्यादा सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही डहाल ने व्यवहारवादी विषय के आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने पर भी जोर दिया। उनका ये मानना था विषय को अधिक वैज्ञानिकता दी जाए, अधिक व्यवहारिकता प्रदान की जाए। इसके द्वारा जो भी राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष हैं और उनको विभिन्न जो वैज्ञानिक प्रणाली सिद्धांत हैं उनके आधार पर सिद्ध किया जा सके। आधुनिक अनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा किया जा सके।
तो इस सब आधारों पर हम ये देख सकते हैं कि व्यवहारवादी अध्ययन परंपरागत जो दृष्टिकोण चला आ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हमारे विषय में, यानी 1945 से पूर्व हमारे विषय में जो ज़्यादा प्रभावशाली दृष्टिकोण रहा वो परंपरागत दृष्टिकोण ही था। लेकिन ये केवल संस्थात्मक था, औपचारिक था और इसमें यथार्थ का अध्ययन नहीं हो रहा था। जो पद्धतियाँ थीं वो केवल वर्णनात्मक थीं, औपचारिक थीं, दार्शनिक थीं, जिससे विषय को सिद्ध करने में ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करना आवश्यक था और इन सभी से जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, हमारे विषय 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो विश्व स्तरीय कई परिवर्तन हो रहे थे राजनीतिक क्षेत्र में, साथ ही हमारे अध्ययन के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहा था और उस परिवर्तन को हम व्यवहारवाद के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, जिसने कि विषय के उपागम दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया। क्योंकि जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारक थे, डेविड ईस्टन, सिबली, ट्रूमैन, डहाल, ये विचारकों का ये मानना था कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो हमारे विषय के लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे विषय को पूर्ण रूप से समझाने, विश्लेषित करने में सहायक नहीं है, वो संस्थात्मक है, औपचारिक मात्र है। तो इसमें उसकी जगह व्यावहारिक और यथार्थपरक अध्ययन पर जोर दिया जाना आवश्यक है, तभी हमारे विषय की विशद व्याख्या की जा सकती है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। इसकी जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब उसकी जगह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकनात्मक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, सैम्पलिंग मेथड, ऐसे पद्धतियों को अपनाते हुए विषय को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। तो ये हमने देखा कि व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है और विभिन्न अलग अलग विचारकों ने इसके संदर्भ में इसको किस तरह से अर्थ को स्पष्ट किया है, परिभाषित किया है।